हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 टू 19 फरवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ही ये सीरीज है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में या इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया जा रहा है। पर्टिकुलर लेक्चर आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवेज या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आगे की। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको करंट अफेयर्स इजी लगे और आप कम से कम मतलब ऐसा कंटेंट पढ़ें, कंटेंट आपका ऐसा हो जिससे आपको चीजें लंबे समय तक वो आप याद भी रख पाएं। तो बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में। हमारी फर्स्ट न्यूज है, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन आर फाउंड इन राजस्थान करौली। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा हाल ही में लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन या फिर लौह अयस्क का विशाल भंडार, लौह अयस्क का विशाल भंडार कहाँ मिला है। तो आपको ध्यान रखना है करौली में, करौली में लौह अयस्क का यानी आयरन ओर का लार्जेस्ट, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट डिपॉजिट मिला है। कहाँ मिला है? तो राजस्थान की करौली में। कैसे याद रहेगा? ऐसे ही याद रहेगा। राजस्थान की ये माइंस आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के करौली वाले क्षेत्र में आयरन ओर की लार्जेस्ट डिपॉजिट्स मिली हैं, है ना? एज इट इज ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर बात करें तो कितने मिलियन टन की होने वाली है ये डिपॉजिट, तो डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 840 मिलियन टन्स ऑफ आयरन नियर हिंडन इन करौली। ठीक है। इंडिकेशंस ऑफ बोथ मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट ऑफ आयरन ओर हैव बीन फाउंड। जैसा कि आप सभी को पता है, आयरन ओर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेजर 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से कौन सा आयरन ओर के डिपॉजिट्स उस पर्टिकुलर यानी करौली वाली जगह पर मिले हैं? तो ध्यान रखना है आपको, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ऑफ आयरन ओर मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें लौह अयस्क के बारे में, तो लौह अयस्क एक चट्टान या खनिज है जिसका उपयोग धात्विक लोहा को निकालने के लिए किया जाता है। ये सारी बातें आपको पता है कि लोहे के उपयोग क्या-क्या है, यानी कि आयरन के उपयोग क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ इनका यूज होता है। मेजर रूप से इसका यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन साइट्स में होता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज बिगिंस इन विशाखापट्टनम। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है मिलन नेवल एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में हुआ है। तो ध्यान रखना है 12th एडिशन हुआ है। 12th एडिशन, 12th एडिशन कहाँ हुआ है मिलन एक्सरसाइज का? ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में हुआ है। एज इट इज पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। तो अगर बात करें मिलन एक्सरसाइज़ के बारे में, तो मिलन 24 यानी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 19 फरवरी से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न अक्सर क्या पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मिलन मिलन जो नेवल एक्सरसाइज़ है, वो हाल ही में कहाँ कंडक्ट हुई? तो अगर आपसे 2024 में पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएँगे? 2024 में अगर पूछ लिया जाए, तो आप बताएँगे विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है? विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और कौन-सा एडिशन? तो ध्यान रखना है 12th एडिशन हुआ है, हाल ही में 12th एडिशन हुआ है। जस्ट 24 का हाफ, ठीक है? इसे भी याद रख सकते हैं। मिलियन 24 में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होने की संभावना है, जिसमें 50 से अधिक मित्रवत विदेशी देशों को निमंत्रण दिया जाएगा। इसकी थीम क्या है? थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। इसके अलावा इसकी उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य है भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना, यानी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? एक्टिव पार्टिसिपेशन किन किन देशों के बीच में, जितने भी कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं, उन सभी नौसेनाओं के बीच के सहयोग को मजबूत करना यानी एक्टिव पार्टिसिपेट करना इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि 1995 में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना है 1995 में इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या-क्या इससे याद रखना है? बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड है। इस सिंपल सी स्लाइड में आपको ध्यान रखना है मिलन नाम की जो नेवल एक्सरसाइज है, मिलन नाम की जो नेवल एक्सरसाइज है, इसका 12th एडिशन हाल ही में 2024 में हुआ। जिस कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखना है वेन्यू, वेन्यू है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम।
ठीक है? शुरुआत कब से हुई थी इसकी? तो स्टार्टिंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएँगे 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। थीम और उद्देश्य बिल्कुल सिंपल सा है, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना और उद्देश्य है भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना। यही सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएँगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पीडीएफ को आसानी से आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स की हाल ही में घोषणा की गई, जिसमें जगत गुरु राम और गुलजार साहब इसके विनर बने। सिंपल सी न्यूज़ क्या है? 23 के ज्ञानपीठ अवार्ड्स की घोषणा हुई, जिसमें से 2 व्यक्तित्व आपको ध्यान रखना है, ये हैं गुलजार साहब। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इनकी जो फेमस शायरी हैं या स्पेशली ये जो लिखते हैं, वो इनकी जो रचनाएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा यूथ्स में पॉपुलर हैं। इसके अलावा और स्पेशली क्योंकि उर्दू लिटरेचर में इन्होंने इनका योगदान बहुत ज़बरदस्त है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा ये हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्हें लगभग 22 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, 22 लैंग्वेजेज़ का ज्ञान है और साथ ही साथ इनकी जो मेजर रचनाएँ हैं, वो संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली या अन्य जितनी भी भाषाएँ हैं, उन सभी में इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान है और ये तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं, जो कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश के ओरिएंटेशन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ओरिएंटेशन में भी ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिलहाल बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से नंबर के दिए गए हाल ही में, तो 58 नंबर के दिए गए 2 राइटर्स हैं स्पेशली 2 लैंग्वेजेस में, जैसे संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू राइटर हैं गुलजार साहब। इन द प्रीवियस ईयर द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज conferred upon Goan writer दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को प्रीवियस ईयर में ये अवार्ड दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखने की अभी हाल में ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर सिंस 1965, यानी 1965 से भारतीय साहित्य में भारतीय साहित्य में भारतीय साहित्य में किसी भी राइटर या लेखक के अभूतपूर्व योगदान को चिन्हित करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को चिन्हित करने के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड, स्पेशली ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। ठीक है? तो इसका मेन एम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, किस लिए दिया जाता है, ये भी पता है। इसके अलावा ये प्रेस्टिजियस अवार्ड में क्या-क्या इंक्लूड है? तो कैश प्राइज़ ऑफ 11 लाख रुपीज़ एंड अ स्टैच्यू ऑफ वाग्देवी एंड अ साइटेशन, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाती है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसके द्वारा ये प्रेज़ेंट किया जाता है? तो इट इज़ प्रेज़ेंटेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ व्हिच वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1944। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया अवार्ड है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में किया गया, लेकिन बाद में भारतीय लिटरेचर यानी कि इंडियन भारतीय साहित्य में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राइटर के अभूतपूर्व योगदान को चिन्हित करने के लिए 1965 से इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। बात करते हैं इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं का जो चयन है, वो उड़िया लेखक प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा किया गया था। यह दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रख्यात संस्कृत कवि सत्य संस्कृत के लिए वर्ष 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 2009 में सत्यव्रत शास्त्री और 2006 के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इस साल संस्कृत के लिए ध्यान रखना है, इस साल संस्कृत के लिए किसे अवार्ड्स दिया जा रहा है? तो ध्यान रखना है जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। ठीक है? बात करें अगर गुलजार साहब की, तो थोड़ा-सा जानते हैं गुलजार साहब कौन थे? गुलजार साहब जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, जिनका जन्म 1934 में हुआ। इसके अलावा ही इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन, यानी कि उर्दू के सबसे बेहतरीन शायरों में से एक हैं ये, है ना? साथ ही साथ ये हिंदी सिनेमा के निर्देशक और लेखक भी हैं, यानी डायरेक्टर और राइटर भी रहे हैं। गुलजार साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू के लिए 2002 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में और पद्म भूषण 2004 में मिला। ठीक है? साथ ही साथ 5 नेशनल फ़िल्म अवार्ड इनके काम के लिए इन्हें दिया गया। तो 5 नेशनल फ़िल्म, यानी आज के समय पर 1 नेशनल फ़िल्म अवार्ड पाना बहुत मुश्किल है। सोचिए आप, गुलज़ार साहब को 5 नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ इतने सारे अवार्ड्स
मतलब बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। एक और अवार्ड जुड़ने जा रहा है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके अलावा द सॉन्ग जय हो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, फ्रॉम द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर। कहाँ का है गाना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्लमडॉग मिलियनेयर व्हिच क्लिंच्ड बोथ एज एन ऑस्कर इन 2009 एंड ग्रैमी इन 2010। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत जबरदस्त गाना है, आप ज़रूर सुनिएगा, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड 2009 और ग्रैमी 2010 अवार्ड दिया गया। कविता में उन्होंने एक नई शैली त्रिवेणी का आविष्कार किया, जो 3 पंक्तियों की एक गैर मुकफ़ा कविता, गैर छंदबद्ध है। इन्होंने एक नई शैली, कविता में एक नई शैली क्रिएट की है, जिसका नाम क्या है, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी नाम की जो एक नई शैली है कविता में, वो किसने इंट्रोड्यूस की, किसने इन्वेंट की, वो है गुलज़ार साहब। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। उनका जन्म 1950 उत्तर प्रदेश जौनपुर में हुआ। चित्रकूट मध्य प्रदेश में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। साथ ही साथ ये 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी हैं। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। और ये 22 भाषाओं में पारंगत है, जो कि संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित विभिन्न भाषाओं में ये रचना अपनी करते हैं। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनके बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसरो's न्यू वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। हाल ही में इनसैट 3DS, इसरो की नई वेदर सैटेलाइट है ना, मौसम संबंधी जो उपग्रह है उसे लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, इनसैट 3DS। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर आप सभी को ध्यान रखना है बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। फाउंडेशन इसकी 15 अगस्त 1969 में किया गया और चेयरमैन है एस सोमनाथ। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसरो का फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, जिनको नहीं पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं जितनी भी बातें अभी आपको बताई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखना है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका फाउंडेशन किसने किया है, तो ये भी ध्यान रखना है, विक्रम अम्बालाल साराभाई। और फाउंडेड इन 15 अगस्त 1969। और चेयरमैन करंट में कौन है, तो करंट चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाए तो एस सोमनाथ जी हैं। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सारी बातें। फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में, ये इनसैट 3DS के बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो इसे नॉटी बॉय कहा गया है। क्यों कहा गया है भाई नॉटी बॉय, इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। इनमें से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पहले इसे, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को नॉटी बॉय कहा गया, ठीक है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बहुत बार फेलियर यानी फेल हो चुकी है, इस वजह से पास्ट में बहुत बार फेल हो चुकी है, इस वजह से इसे ऐसा कहा जाता है। और स्पेशली अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को, इस पर्टिकुलर जो लॉन्च व्हीकल है, ये जो पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी F14 के थ्रू इसे भेजा गया। इसे कहाँ लॉन्च किया जाएगा, किस ऑर्बिट में, तो ध्यान रखना है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे इंटेंड किया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इसके जो डिजाइन के बारे में। और ये डिजाइन किया गया है, यह उपग्रह का उद्देश्य क्या है, तो जिससे बेहतर मौसम संबंधी अवलोकन हो सके, मौसम की भविष्यवाणी के लिए भूमि और समुद्र की सतहों की निगरानी की जा सके, और आपदा चेतावनी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एट एज इट इज, ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसे एक शरारती लड़का यानी नॉटी बॉय कहा गया है, जीएसएलवी F14 या इसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया। और इनसैट 3DS नाम की ये जो सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F14 के थ्रू लॉन्च किया गया। सर बिल्कुल याद नहीं हुआ, क्या आपने बताया, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। याद नहीं होगा तो क्या मतलब, बात हो रही है किसकी, तो बात हो रही है इनसैट इनसैट 3DS। सबसे पहली बात जो क्या याद रखेंगे आप, लॉन्च व्हीकल यानी किस यान के थ्रू इसे भेजा गया था, तो ध्यान रखना है जीएसएलवी F14 के थ्रू इसे भेजा गया। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो एम क्या होगा इसका, वेदर मॉनिटरिंग करना। अब वेदर मॉनिटरिंग यानी मौसम संबंधी जितनी भी चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी जुटाना, ठीक है। तो ये दोनों का, और इसे क्या कहा गया है, ये ध्यान रखना है, ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा गया है, ऑल्सो कॉल्ड नॉटी बॉय। नॉटी बॉय क्यों कहा गया है, नॉटी बॉय इसलिए किया कहा गया है क्योंकि पास्ट में बहुत सारे फेलर इसने देख चुके हैं, देख लिए हैं, बहुत बार ये फेल हो चुका है, इस वजह से इसे नॉटी बॉय कहा गया है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ-साथ इसरो के हेडक्वार्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आर अश्विन becomes the second Indian to take 500 टेस्ट विकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला ऐसा व्यक्ति जिसने टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट की जब हम लोग बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में पहला नाम जिसने 500 विकेट लिए हैं, उनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, अनिल कुंबले साहब हैं। अनिल कुंबले साहब हैं, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पर्सनालिटी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किस कहां पर हुआ? तो अभी हाल ही में थर्ड टेस्ट चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, राजकोट में चल रहा था और उसी दौरान अश्विन जी को 500 विकेट पूरे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था सन 2011 में। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। प्रबोवो सुबियांतो इमर्जेस विक्टोरियस इन इंडोनेशिया प्रेसिडेंशियल रेस, यानी कि इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया के करंट प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वो कौन है? प्रबोवो प्रबोवो सुबियांतो सुबियांतो सुबियांतो, as it is important है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इज प्रबोवो सुबियांतो, as it is important है, ध्यान रखना है ना? अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया एज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, है ना? बिल्कुल सिंपल सा है ना? भार इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में ये लाई करती है साउथ ईस्ट एशिया में, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ 17,000 आइलैंड, यहाँ पर टोटल 17,000 आइलैंड हैं एंड इज अ लार्जेस्ट आर्कीपेलाजिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, कैपिटल पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और उनके करंट प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, प्रबोवो सुबियांतो। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगली न्यूज़ के बारे में। अगली न्यूज़ अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखनी है, वो है इंडिया चेयर्स 62nd सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। India's permanent representative to United Nations, Ruchira Kamboj, chaired 62nd session of the Commission of Social Development from February 5 to 15 in 2023। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 5 से 15 फरवरी 2023 तक सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की। इसके अलावा 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की है। सत्र सामाजिक विकास के मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। क्या-क्या याद रखना है, ध्यान रखना है आपको? इसको 24 कर लीजिए आप, इसको 24 कर लीजिए। ध्यान रखना है आपको, इंडिया ने 62nd सेशन ऑफ कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट को चेयर किया। सिंपल सी न्यूज़ है ना? एक आयोग है सोशल डेवलपमेंट पर, यानी सामाजिक विकास का एक आयोग बनाया गया है, जिसको चेयर इंडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किया है। इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में वो कौन है? उनका नाम है रुचिरा कंबोज, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 1975 के बाद 1975 के बाद ये पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका उद्देश्य क्या है? तो सत्र सामाजिक विकास के मुद्दों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, यानी कि इसका उद्देश्य भी यही है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, साथ साथ जिससे सामाजिक विकास यानी कि समाज का विकास हो सके पूरे वर्ल्ड में, है ना? वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा, यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है जो कि सामाजिक विकास मामलों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सिंपल सा है, समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है, तो एज इट इज पढ़ लेते हैं। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना इसका मेजर थीम रही। तो ये है इसकी थीम। विषय क्या? पोलैंड 2025 में सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो अभी 2024 में किसने अध्यक्षता की? तो 2024 में भारत ने अध्यक्षता की है। ध्यान रखना है, 62वें 52nd सत्र की कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। और 2025 में कौन करने वाला है? तो 2025 में पोलैंड करेगा भाई।
पोलैंड करेगा इसकी अध्यक्षता, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या-क्या इस स्लाइड से आपको ध्यान रखना है? इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको ध्यान रखना है या इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है, किसने रिप्रेजेंट किया, इम्पोर्टेंट वो है, तो उन पर्सनैलिटी का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है रुचिरा कंबोज, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। 62nd सेशन ऑफ कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और क्या है? इसका मेजर उद्देश्य क्या है? मेजर उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए। तो सामाजिक विकास जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड हो सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ये केंद्र था। 1975 के बाद पहली बार भारत क्या कर रहा है? इस आयोग की अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता किसके थ्रू कर रहा है? तो रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम का मेजर, एक लाइन में बिल्कुल आपको लिखना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और दूसरी बात आपको बतानी है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, हाल ही में मैंने कवर किया है, आपको बताना है इसका, इनके प्रेसिडेंट कौन है। ये न्यूज़ इसलिए दी गई जिससे आपका रिवीजन हो सके प्रीवियस करंट अफेयर्स का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझसे जुड़कर अपने सवाल रख सकते हैं। साथ-साथ आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से क्या प्रॉफिट होगा? फॉलो करने से इंस्टाग्राम पर आपको प्रॉफिट होगा, डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़, और साथ ही साथ जो हमारी ल्यूसेंट सीरीज़ चल रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का काम कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप उन इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।